हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट वैल्यू एजुकेशन में ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वैल्यू एजुकेशन और स्टोरी टेलिंग, रामलीला, तमाशा, स्ट्रीट प्ले एंड फोक डांस के बारे में। तो इसकी जो टॉपिक है उसको ध्यान दीजिएगा। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वैल्यू एजुकेशन यानी मूल्यों को स्थापित करने के जो पारंपरिक तरीके थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है स्टोरी टेलिंग। ठीक, इसको देखते हैं कि ये क्या है। स्टोरी टेलिंग यानी कहानी कहना। कहानी कहना एक ऐसा विधि या तरीका है जो कि शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में भी प्रमुख रूप से एक बालक या बालिका में नैतिकता का जन्म के लिए सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी को हम छोड़ दें तो भी जो भी भारतीय परिवार हैं जिनमें लोग प्रमुख रूप से संयुक्त परिवारों में रहते हैं, उनमें ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वैल्यू एजुकेशन प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। यानी संयुक्त परिवार में जब बालक या बालिका को जन्म के उपरांत से लेकर शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में भी उनके साथ रहने का जो लाभ प्राप्त होता है वो अन्यत्र किसी भी विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दादा दादी के प्रेम और नाना नानी के प्रेम के माध्यम से बालक और बालिका में नैतिकता और जीवन जीने संबंधी जो क्रियाकलाप हैं उससे संबंधित ज्ञान उनके बाल मन में भर दिया जाता है और उनको नैतिकता पूर्ण आचरण को सिखाया जा सकता है। आज के समय में एकल परिवार बहुत अधिक हो गए हैं, लेकिन आज से कुछ ही समय पहले संयुक्त परिवार ही भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित थे और लोगों, बालक और बालिकाओं को बहुत आसानी से दादा दादी, मामा मामी, मौसा मौस, नाना नानी जैसे जो कुटुंबी होते थे उनका स्नेह प्राप्त होता था। ठीक है, और भी बहुत सारे रिलेटिव रहते थे जैसे मौसा मौसी, फूफा फूफी इत्यादि, जिनके माध्यम से बालक और बालिकाओं में नैतिकता का विकास होता था या नैतिक आचरण को उनमें प्रवेश कराया जाता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कहें तो नाना नानी और दादा दादी इस चीज में आते हैं, विशेष रूप से स्टोरी टेलिंग मेथड में। क्योंकि नाना नानी हो या दादा दादी हो, उनको अपने पुत्रों में यानी पोते पोतियों में विशेष स्नेह होता है और उनका सानिध्य प्राप्त होता है, जिससे क्या होता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और विचारों का आदान प्रदान सबसे अधिक करते हैं। क्योंकि बाकी लोग जो होते हैं वो घर के अन्य कार्यों में या घर के बाहर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन नाना नानी और दादा दादी को पोते और पोतियों के साथ विशेष समय बिताने का अवसर प्राप्त होता है। और निश्चित रूप से बालक और बालिका को अपने नाना नानी और दादा दादी की जो अनुभव है, जीवन का अनुभव है, कहानियों के माध्यम से उनको प्राप्त होता है। और पुराने समय में दादा दादी विशेष रूप से या नाना नानी कोई छोटी मोटी कहानियां सुनाते थे बच्चों को शाम के समय, या जब वो सोने से पहले, ठीक पहले उनको कहानी सुनाई जाती थी, जिसके माध्यम से उनमें सदाचार, नैतिकता, चरित्र जैसे गुणों का विकास किया जाता था। कहानियों के माध्यम से उनको बताया जाता था कि जीवन में सदाचार, लोगों का सम्मान होता है, नैतिक रूप से जो परिपक्व होते हैं उनका सम्मान होता है और झूठे, बेईमान, मक्कार और कुटिल लोगों के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए हानिकारक होते हैं और जो भी व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं
दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, उनका कभी भी संगत नहीं करना चाहिए, उनके साथ कभी नहीं रहना चाहिए, उनको तुरंत ही त्याग देना चाहिए। बहुत सारी बातें सिखाई जाती थी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। दूसरा प्रमुख जो माध्यम है वह है रामलीला। आज भी जब भी हम भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो राम की बात आती है। राम और सीता ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो निश्चित रूप से एक राजा के लड़के थे और सीता एक राजकुमारी थी, लेकिन किसी भी अन्य की आप देखिए पूजा नहीं होती है, जबकि सीता और राम की ही पूजा प्रत्येक भारतीय परिवार में आपको देखने को मिल जाएगी, विशेष रूप से हिंदू परिवारों में। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनके द्वारा अपनाए गए जीवन में उच्च आदर्श। राम या सीता ने जो जीवन में उच्च आदर्शों को स्थापना किया है वो किसी भी अन्य सामान्य वर्ग के जाति या धर्म के लोगों ने स्थापित नहीं कर पाया है। इसीलिए आज केवल उनकी ही पूजा होती है। उनकी ही जाति में बहुत सारे लोग हुए हैं, लेकिन उनकी पूजा मंदिरों में नहीं होती है, उनके मंदिर नहीं बनवाए गए, जबकि राम सीता के मंदिर बनवाए जाते हैं। और पुराने मंदिर तो हैं ही, नए मंदिर भी स्थापित किए जाते हैं, केवल उनके द्वारा अपनाए गए उच्च आदर्शों के कारण। और आज उनके आदर्शों को अब कोई नहीं अपना पाया है, वो इकलौते ही थे। ठीक है, तो उनके आदर्शों के कारण ही उनकी पूजा होती है। बाकी आज के समय में लोग कुटिलता, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे विकारों से पीड़ित हो चुके हैं, उनको ही अपनाए हुए हैं। इसलिए वो राम के या सीता के उच्च आदर्शों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए उन लोगों का सम्मान भी कम हो गया है, क्योंकि वो उच्च आदर्शों का पालन नहीं कर रहे हैं। वो उच्च जाति में तो उत्पन्न हो गए हैं, लेकिन उनमें उच्च आदर्श अब नहीं बचे हैं, इसलिए कोई भी उनका सम्मान भी नहीं करता है। ठीक है, तो राम और सीता के मंदिर इसीलिए बनाए गए हैं, राम और सीता की इसीलिए हिंदू परिवारों में पूजा की जाती है, क्योंकि उनके आदर्श उच्च प्रकार के थे। तो रामलीला की कहानियों के माध्यम से, रामलीला के मंचन के माध्यम से बालक और बालिकाओं में विशेष रूप से बचपन से ही उनके आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास भारतीय समाज में किया जाता है। और सभी बालक और बालिकाओं से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में वो उनके आदर्शों पे चलेंगे और उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। तमाशा। तमाशा एक विशेष प्रकार का कह सकते हैं नुक्कड़ नाटक संबंधी, ये भी जैसे स्ट्रीट प्ले यानी गली में नुक्कड़ नाटक होते हैं, वैसे तमाशा भी गलियों में होने वाले छोटे छोटे आयोजन होते हैं। विशेष रूप से इनको वो लोग करते हैं जो कोई विशेष मैसेज या विचार लोगों के बीच प्रसार या प्रचार करना चाहते हैं, और इसके माध्यम से छोटी सी कहानी के माध्यम से सड़क पर ही उसका मंचन किया जाता है। कई बार इसको उच्च स्टेजों पे भी किया जाता है, लेकिन सामान्यतः गांव में, कस्बों में इसको गलियों में ही कर दिया जाता है, इसीलिए इसको तमाशा कहा गया है। और तमाशों के माध्यम से लोग अपनी कलाओं का भी लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करते हैं और कुछ धन कमाते हैं। जो गरीब जाति के लोग होते हैं या जिनको भारत में निम्न जाति का लोग कहा जाता है, वो अपने खेल तमाशे के माध्यम से लोगों का आनंद करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं, उत्साहपूर्ण करते हैं और अपना कुछ धन अर्जित करते हैं, जिससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन उनकी तमाशे में विशेष रूप से कोई ना कोई मैसेज भी छुपा होता है, और जो भी विद्वान व्यक्ति होता है केवल वही उनको समझ पाता है। लेकिन उनके अंदर जो कला, संगीत, चित्रकला इत्यादि जैसी जो गुण होते हैं, उनका भी वो प्रदर्शन करते हैं तमाशे के माध्यम से। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रीट प्ले के बारे में। स्ट्रीट प्ले जो होता है वो नुक्कड़ नाटकों से ही इसका सामान्यतः तात्पर्य लिया जाता है। स्ट्रीट माने होता है गली और प्ले माने होता है खेल, यानी गली में होने वाला खेल। तमाशा और गली खेल में ये अंतर है कि तमाशा थोड़ा बड़े रूप में होता है
और गली खेल छोटे अर्थ में लिया जाता है। स्ट्रीट प्ले के माध्यम से भी जो समाज सेवक लोग होते हैं वह विशेष रूप से कोई मैसेज या विचार जो समाज के लिए अच्छा होता है उसका प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि तमाशा के माध्यम से लोगों को आनंद देना प्रमुख रूप से उद्देश्य होता है और स्ट्रीट प्ले में विशेष रूप से कोई विचार समाज के लिए दिया जाता है। तमाशा में क्या होता है कि व्यक्ति धन अर्जन की इच्छा रखता है और अपनी कला का प्रदर्शन करता है, जबकि स्ट्रीट प्ले में समाज के हित के लिए कोई विशेष मैसेज या संदेश को प्ले के माध्यम से पहुंचाया जाने का काम किया जाता है। फोक डांस के माध्यम से भी विशेष रूप से लोगों के बीच में नवीन ट्रेडिशनल मेथड्स को जो कि वैल्यू एजुकेशन से संबंधित होते हैं उनको प्रचार प्रसार किया जाता है। और फोक म्यूजिक भी कह सकते हैं, फोक डांस भी कह सकते हैं, केवल यहाँ पर डांस दिया है, म्यूजिक के माध्यम से भी और डांस दोनों ही, नृत्य कला वादन चित्रकारी इत्यादि के माध्यम से भी बहुत सारे वैल्यू एजुकेशन से संबंधित ट्रेडिशनल मेथडों को अपनाकर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास अपने सद्विचारों का हस्तांतरण करता है, उनको पहुंचाता है, ताकि व्यक्ति अपने आदर्श मूल्यों को बनाए रखें और उन पर चलें, उन पर कार्य भी करें, उनको जाने समझे, उनका महत्व समझे, क्योंकि जो आज हम अपनी अगली पीढ़ी को देंगे वही आगे चलकर वृद्धावस्था में हमें प्राप्त होगा। इसलिए हमारी वैल्यू, हमारे मूल्यों की रक्षा के लिए ही विशेष रूप से ट्रेडिशनल मेथड को जीवन में अपनाया गया है और इनको स्टोरी टेलिंग, रामलीला, तमाशा, स्ट्रीट प्ले, फोक डांस, फोक म्यूजिक के माध्यम से लोगों के लिए मूल्य शिक्षा का महत्व और मूल्यों का महत्व समझाने का प्रयास किया जाता है।